राष्ट्रपति भवन से 9 जून शाम 6 बजे दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH गैलेंट एडवांस रैबर, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी किचन किंग मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, गोल्डी मसाले। और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मैं हूं असीम मिश्रा। देखिए, कल का दिन भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, क्योंकि कल लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और साथ ही साथ जो मंत्रिमंडल है वो भी कल शपथ लेगा। इससे जुड़ी हर जो ताजा अपडेट है वो हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ आज दिन भर कांग्रेस के खेमे में क्या कुछ घटी, क्या कुछ हलचल वहां पे हुई, इसको लेकर भी आपको बताएंगे ताजा घटनाक्रम क्या। और साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर ये कि नीट परीक्षा को लेकर जो कुछ बातें चल रही हैं उसको लेकर सच्चाई क्या है, क्योंकि लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे, रिजल्ट आ चुका, उसके बाद से जो बातें चल रही हैं इसको लेकर क्या कुछ सच्चाई है, इस पर करेंगे खास बातचीत। और साथ ही साथ कल का दिन एक और मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल T20 वर्ल्ड कप मैच में भारत और पाकिस्तान का जो बहुप्रतीक्षित चिर प्रतिद्वंदी मुकाबला होता है वो है। सबकी निगाहें इस पर भी टिकी होंगी, हम इस पर भी निगाह डालेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे हेडलाइंस के साथ। NDA 3.0 के लिए नई सरकार बनाने की तैयारी तेज। 9 जून को भव्य शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली तैयार। राष्ट्रपति भवन परिसर की सुरक्षा में अर्धसैनिक बल, NSG, कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर्स तैनात। तीसरी बार नरेंद्र मोदी लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह के लिए विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी। दिल्ली पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और सेशल्स के उपराष्ट्रपति का भव्य स्वागत। पीएम मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में दिखेगी भारत की धमक। लोकसभा चुनाव नतीजों के मंथन के लिए दिन भर चला कांग्रेस में बैठकों का दौर। कांग्रेस संसदीय दल की नेता बनी सोनिया गांधी। कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की हुई मांग। राहुल गांधी ने मांगा विचार के लिए समय। एनटीए ने नीट परीक्षा में पेपर लीक के दावों का किया खंडन। कहा, पारदर्शी तरीके से हुई पूरी परीक्षा। सिर्फ 6 सेंटर्स और लगभग 1600 अभ्यर्थियों के मामले की पड़ताल के लिए बनाई गई जांच कमेटी की सिफारिशों का दायरा 6 सेंटर तक सीमित। पूरे देश की परीक्षा पर नहीं पड़ेगा असर। राजस्थान के किसानों को राज्य सरकार की सौगात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए की बढ़ोतरी का किया ऐलान। अब राज्य के किसानों को 6 की बजाय मिलेंगे 8000 रुपए। रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का निधन। हैदराबाद में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया गहरा शोक। पीएम मोदी ने पत्रकारिता और फिल्म जगत में रामोजी राव के योगदान को किया याद। और T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया पाकिस्तान को हराने के लिए बिल्कुल तैयार। रविवार को न्यूयॉर्क में होगी भारत पाकिस्तान की टीमें आमने सामने। आंकड़ों और प्रदर्शन दोनों में भारत का पलड़ा भारी। और शुरुआत आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट के साथ 9 जून को यानी कि कल शपथ लेने वाले हैं और इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राष्ट्रपति भवन में अभेद्य सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक
सुरक्षा एकदम जबरदस्त है, चाक चौबंद है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने 9 और 10 जून के लिए राजधानी दिल्ली में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में मिले बहुमत के बाद भाजपा की अगुवाई में एनडीए सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। 9 जून रविवार को इतिहास रचते हुए नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए राजधानी दिल्ली के लिए जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने 9 और 10 जून के लिए दिल्ली को नो फ्लाई जोन घोषित किया है और निषेधाज्ञा लागू की है। इन 2 दिनों में पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, यूएवीएस, यूएसएस माइक्रोलाइट विमान जैसे उपपारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों की उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में होगा, जिसके लिए राष्ट्रपति भवन में अभेद सुरक्षा है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की कंपनियां, एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर तैनात रहेंगे। राष्ट्रपति भवन परिसर के अंदर और बाहर त्रिस्तरीय सुरक्षा होगी। बाहरी घेरे पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। उसके बाद अर्धसैनिक बल के जवान और भीतरी घेरे में राष्ट्रपति भवन की आंतरिक सुरक्षा के जवान तैनात रहेंगे। वहीं नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए देश और विदेश से तमाम गणमान्य मेहमान दिल्ली आ रहे हैं, जिसे देखते हुए दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम हैं। विदेशी मेहमान जिस होटल में रुके हैं, वहां से शपथ ग्रहण समारोह स्थल यानी राष्ट्रपति भवन तक आने के लिए ट्रैफिक और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजधानी के तमाम बड़े होटलों को भी सुरक्षा के घेरे में लिया गया है ताकि शपथ ग्रहण समारोह के लिए आए मेहमानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी के साथ विदेशी मेहमानों की आवाजाही को देखते हुए रविवार सुबह से ही यातायात में बदलाव किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और इसमें देश दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज मेहमान शामिल हो रहे हैं। ट्रैफिक की क्या व्यवस्था रहेगी राजधानी दिल्ली में, बात करने के लिए हमारे साथ डीसीपी ट्रैफिक नई दिल्ली प्रशांत गौतम जी हैं। सर, क्या व्यवस्था रहेगी ट्रैफिक की और 9 जून को किस तरीके से ट्रैफिक की पूरी एक अरेंजमेंट किया गया है? राष्ट्रपति भवन और उसके आसपास ट्रैफिक के व्यापक इंतजाम हम लोगों ने कराए हैं। करीब 1100 लोग ट्रैफिक की तरफ से इसमें डिप्लॉयड रहेंगे और स्पेशल मूवमेंट्स हैं। जैसा कि आपको पता है, बाहर विदेशों से भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए लोग आते हैं, तो वो डिग्निटरीज उनके स्पेशल रूट्स हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। राष्ट्रपति भवन के आसपास हम उस एरिया को पूरे को सैनिटाइज रखेंगे ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगी। उसकी एडवाइजरी हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड करा दी है। कल करीब 2 बजे से हम राष्ट्रपति भवन के आसपास में जो सड़कें हैं और उधर मूवमेंट जो है सबको कंट्रोल करेंगे और ये करीब 11 बजे तक कल ये इस तरीके से रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट उस एरिया के अंदर रहेगी। कैमरामैन आलोक गुप्ता के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, नई दिल्ली। और पीएम मोदी 9 जून को यानी कि कल भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार तीसरी बार शपथ लेंगे और इस शपथ समारोह में कई देशों के शीर्ष नेता शामिल होने के लिए भारत पहुंच रहे हैं। वैश्विक नेताओं का भारत आगमन न सिर्फ एक यात्रा के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि इसके कूटनीतिक मायने भी हैं। तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण में इन नेताओं की मौजूदगी भारत की नेबरहुड फर्स्ट यानी कि पड़ोसी पहले की नीति और सागर नीति को उच्च प्राथमिकता देने के साथ देखा जा रहा है। चीन और पाकिस्तान को इनवाइट नहीं करने के भारत के फैसले को इन देशों के साथ भारत की आगामी विदेश नीति में जारी रहने वाले रुख को लेकर भी हम और आप समझ सकते हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद देश में एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। रविवार 9 जून को पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह है। इस समारोह को भव्य और यादगार बनाने के लिए तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। इस बार भी तमाम विदेशी मेहमान समारोह में शामिल होने वाले हैं।
प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में बेहद ही खास होगा। इस समारोह में जहां एक तरफ दुनिया भर के शीर्ष नेता शामिल होंगे, तो वहीं सफाई कर्मी, ट्रांसजेंडर, मजदूर भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया के कई शीर्ष नेता शामिल हो सकते हैं। भारत के पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के तौर पर सादर आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक इस बार पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होने का न्योता दिया गया है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 2 राष्ट्रपति, 1 उपराष्ट्रपति और 4 प्रधानमंत्री शामिल होंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नेताओं की यात्रा भारत द्वारा अपनी पड़ोस पहले नीति और सागर दृष्टिकोण को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए की गई है। वहीं पिछले 2 कार्यकालों में यानी 2014 और 2019 में भी सत्ता की बागडोर संभालने से पहले पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भारत के कई पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 8 विदेशी नेता शामिल हुए थे, जिसमें बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, भूटान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग, किर्गिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति सूरोनबे जिनबेकोव, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, म्यांमार के तत्कालीन राष्ट्रपति विन मिंट, नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना, थाईलैंड से विशेष दूत ग्रिसाडा बुनराज प्रतिनिधि और अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए थे। साल 2014 में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति हामिद करजई, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम, मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम, नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री सुशील कोइराला, पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे प्रतिनिधि और अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए थे। राष्ट्रपति भवन में होने वाले समारोह के लिए हजारों मेहमानों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में सेंट्रल विस्टा परियोजना में काम करने वाले मजदूरों, सफाई कर्मचारियों, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों, विकसित भारत के राजदूतों और ड्रोन दीदियों को आमंत्रित किया गया है। सभी मेहमान और समारोह स्थल तिहरे सुरक्षा घेरे में रहेंगे। राष्ट्रपति भवन के आसपास के इलाके में गुरुवार से ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एशिया की पहली लोको पायलट सुरेखा यादव भी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। पीएम नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण को यादगार बनाने की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के बीच दिल्ली में बैठकों का भी सिलसिला जारी है। आज अमित शाह के आवास पर बीजेपी नेताओं की एक अहम बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। और हम आपको अब ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो कल का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें कि प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, किन मायनों में खास है, क्यों यह महत्वपूर्ण है, एक एक करके आप देखिए। शपथ ग्रहण, आम चुनाव 2024 के बाद अब शपथ ग्रहण समारोह, जिसकी कल व्यवस्था की गई है। कल ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसकी भरपूर और भव्य तरीके से तैयारी की गई है। पीएम मोदी और मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण समारोह भी कल ही होगा, ये हम आपको बताएं। और इसके बाद से 9 जून यानी कि कल शपथ ग्रहण समारोह है, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। पीएम मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। जी हां, 2014 पहली बार, 2019 दूसरी बार और अब 2024 में तीसरी बार
प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण ये कि भारत के पड़ोसी देशों के नेताओं को इसमें आमंत्रित किया गया है। इस सिलसिले को कायम रखा गया है। पिछली बार भी हमने आपको रिपोर्ट में बताया भी कि किस तरह से पड़ोसी मुल्क के नेताओं को आमंत्रित किया गया, तो इस बार भी आमंत्रित किया गया है। नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी पहले की नीति और सागर डॉक्ट्रिन जो हमारा है, उस दृष्टिकोण को सर्वोच्च प्राथमिकता भारत देता आ रहा है और उसी के तहत सबको बुलाया गया। सागर क्या, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। प्रधानमंत्री का यह सपना है कि सबकी सिक्योरिटी और सब ग्रोथ हो इस पूरे रीजन में, ये सागर डॉक्ट्रिन है। श्रीलंका, मालदीव, सेशेल्स, बांग्लादेश, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, इन तमाम देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। हिंद महासागर क्षेत्र के नेता विशिष्ट अतिथि के तौर पर, जी हां, अतिथि नहीं, विशिष्ट अतिथि के तौर पर इन तमाम नेताओं को आमंत्रित किया गया है, जो कि हमारे नेबर में हैं, हिंद महासागर के नेबर में हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, ये लोग शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। सेशल्स के उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं, अहमद आफिफ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, ये सबसे पहले इन तमाम राष्ट्राध्यक्षों में सबसे पहले यही आई। शेख हसीना पहली विदेशी शख्सियत बनी जो कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत सबसे पहले वहीं पहुंची, उसके बाद बाकी नेता आए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये भी इन तमाम नेताओं को इन्वाइट किया गया है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे, इन्हें भी आमंत्रित किया गया है और इन सभी नेताओं ने उपस्थित होने का निमंत्रण स्वीकार किया, यानी कि ये लोग कल होने वाले समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। श्रमिक और स्वच्छाग्रही भी विशेष तौर पर आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ये कोशिश रहती है कि इन तमाम इस तरह के जो विशिष्ट कार्यक्रम होते हैं उसमें जो समाज के सबसे निचले और जो तबके के लोग हैं उनको किस तरह से शामिल किया जाए, तो श्रमिक और स्वच्छाग्रही जो हैं वो भी इसमें विशेष तौर पर आमंत्रित किए गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का कल आपने अगर भाषण सुना होगा, जिस तरह से सेंट्रल हॉल में उन्होंने कल दिया, एनडीए की तमाम जो वहाँ पे सदस्य थे उनको संबोधित करते हुए विजन क्या होगा इस तीसरे कार्यकाल का, हम वो भी आपके लिए लेकर आए कि क्या होगा जब कल प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, उसके बाद जो तीसरा कार्यकाल होगा उसमें क्या कुछ विजन होगा। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस और विकास पर खासा जोर रहेगा, सुशासन पर और विकास पर अगले 10 सालों में हमारा सबसे ज्यादा जोर रहेगा। प्रधानमंत्री ने कल ये बातें कही। सामान्य जीवन में सरकारी दखल बहुत कम हो, इस चीज का प्रयास प्रधानमंत्री ने कहा कि हम करेंगे, सरकारी दखल कम से कम हो सके। तकनीक के युग में बदलाव की चाहत है और कैसे हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ें, उसमें तकनीक किस तरह से मदद कर सकता है, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा विकास का भी एक नया अध्याय होगा और सुशासन का, गुड गवर्नेंस का भी एक नया अध्याय लिखा जाएगा अपने तीसरे कार्यकाल में। जनता जनार्दन की भागीदारी का भी एक नया अध्याय लिखा जाएगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उनका किस तरह से विकास हो, वो किस तरह से आगे बढ़ें, इसको लेकर भी बातें प्रधानमंत्री ने कही। सब मिलकर विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे। 2047 का जो विजन है कि किस तरह से हमें तब तक भारत को विकसित भारत बनाना है, उसका जो सपना है उसको भी हम साकार करेंगे। और सबके केंद्र में गरीब कल्याण और गुड गवर्नेंस सर्वोपरि है। गरीबों का कल्याण हो और सुशासन हो, पारदर्शिता हो, ईमानदारी हो, इस बात का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए जो है वो सुशासन का पर्याय है। एनडीए में तमाम घटक दल हैं और ये सभी सुशासन के पर्याय हैं। प्रधानमंत्री ने कल इस बात का जिक्र किया। सदन में किसी भी दल का कोई भी जनप्रतिनिधि होगा, मेरे लिए वो एक जैसा होगा, सबके साथ हम बराबरी का उनके साथ संबंध स्थापित करेंगे, सबको हम एक नजर से देखेंगे, सबके साथ हम बराबरी का रिश्ता निभाएंगे। तो ये कुछ अहम बातें प्रधानमंत्री ने कही। और विजन क्या होगा अगले कार्यकाल में, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा कि गुड गवर्नेंस की बात हो, गरीब कल्याण की बात हो और तमाम जो पारदर्शिता, ईमानदारी है, इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद इन्हीं कुछ विषयों पर बातचीत करें अपने खास मेहमान के साथ। रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप इंग्लिश का जर्नी और जीरा सिप। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है।
क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो हमारा विशेष है उस पर निगाह डालें, उस पर नजर डालें। हमारा जो आज का विशेष है जिस पर कि हम चर्चा करने वाले हैं वो है मोदी 3.0, यानी कि तीसरा कार्यकाल, विकसित भारत का सपना होगा साकार। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगले कार्यकाल में, तीसरे कार्यकाल में हमारा जो ये सपना है विकसित भारत का, उसे हम पूरा करके रखेंगे। और हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं आर राजगोपालन जी, वरिष्ठ पत्रकार साहब का बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ प्रोफेसर अंशु जोशी जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार हैं। आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत राजगोपालन जी आप ही से। कल का दिन राजनीतिक तौर पर, जैसे कि हमने कहा, कि बहुत ही ऐतिहासिक दिन। मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आपने एक लंबा अनुभव भारतीय राजनीति को देखा है, समझा है, जाना है। कैसे देखते हैं कल के दिन को? भारतीय इतिहास में कैसे इसे दर्ज किया जाएगा? और आने वाले जो राजनीति होगी पीएम मोदी की, उनके विजन की और एनडीए के साथ, कैसे उसे देखते हैं अगले आने वाले 5 साल में? कल शाम को इंडिया को एक रचनात्मक रूप में हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जो विकसित भारत का जो आप जिक्र कर रहे थे जी, नरेंद्र मोदी का कह रहे जो अभी हुआ था ट्रेलर है, बाकी और है करके एम्फसिस कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर बार बार। चुनाव प्रचार में भी ठीक है। कल जो सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री का भाषण है, ये स्टेट्समैन लाइक भारत भाषण है। इन्होंने एकदम अटल बिहारी वाजपेयी प्लस नरसिम्हा राव दोनों मिल करके जो कोएलिशन गवर्नमेंट का नेतृत्व किया है, वाजपेयी नरसिम्हा राव का, उससे भी बड़ा बढ़त बन गया है मिस्टर नरेंद्र मोदी का स्पीच। मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर स्पीच से 2-3 चीज निकल रहे हैं जी। अर्थव्यवस्था से, देश का जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट से, प्लस राजनीतिक रूप से, इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप से, ये तीनों अलग अलग आप देखोगे नरेंद्र मोदी का पिछले 10 साल में क्या क्या किया है जी। आने वाले दिन में और भी जबरदस्त करेंगे। आप थोड़ी देर पहले सागर डॉक्ट्रिन को बोल रहे थे जी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन द रीजन जी। सो ये चीज 2015 से नरेंद्र मोदी के दिमाग पर घूम रहे थे। नॉट ओनली क्वाड, जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, यूएस का प्रेसिडेंट, जापान प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये सारा मिल करके क्वाड देश में। ऑन द टॉप ऑफ इट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी इंडिया का स्पेशल दिया है। आप देखिएगा आने वाले मिश्रा जी, आने वाले दिन में 100 टन गोल्ड नरेंद्र मोदी ने वापस लेके आया, जो चंद्रशेखर गवर्नमेंट टाइम पर, जो नरसिम्हा राव का करने टाइम पर उनको रखा था। राजगोपालन जी, हम ये कह सकते हैं कि कल जिस तरह से पीएम मोदी ने सेंट्रल हॉल में एक बातें रखी, विजन रखा कि क्या आने वाले 5 साल और 10 साल में हमारा विजन क्या है, विकसित भारत का सपना उनका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से गरीब कल्याण ये सेंटर में होगा, विकास ये सेंटर में होगा, ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी ये सेंटर में होगा। इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बीते 10 वर्षों में भी हमने इस काम को आगे बढ़ते हुए देखा है। आने वाले 5 और 10 वर्षों में किस तरह का काम ये सरकार करने वाली है? नरेंद्र मोदी का एक ही श्रेय है
पिछले 10 साल में कम से कम 25-30 करोड़ का गरीब लोगों के लिए अमीर बना दिया है, लक्षाधिपति बना दिया है, लाखपति बना दिया है। उसी में नरेंद्र मोदी एक बार जीएसटी मीटिंग पर, जो जीएसटी आने के पहले मीटिंग पर अधिकारी लोगों के लिए कह रहे थे, ऑफिशियल्स का, उस मीटिंग पर जो उपस्थित थे 2-3 सीनियर लोग ऑफिसर्स, वो मुझे समझा रहे थे, वो अच्छी बात है, वो दीदी दूरदर्शन न्यूज व्यूअर्स देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। वो कह रहे थे गरीब का तालीम में फर्क नहीं पड़ना है। सो नरेंद्र मोदी का हमेशा जो कंसंट्रेशन है गरीब गरीब गरीब, इसीलिए तो गरीब का अमीर बना दिया है, मकान दिया है। विकसित भारत का रूप ये है, नए इंडिया का रूप यही है। यही तो नरेंद्र मोदी का सपना है। आने वाले दिन में आप सब कुछ देख, कल नरेंद्र मोदी के एक भाषण में एक भी इंपॉर्टेंट था, क्लास का मध्य वर्ग लोगों के लिए मैं गारंटी दे दूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको मिश्रा जी एक दूसरी चीज है, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आए थे 4 तारीख जून में, बीजेपी हेडक्वार्टर्स में नरेंद्र मोदी ने बोला था, उसको कल सेंट्रल हॉल मीटिंग को प्लस तमाम नरेंद्र मोदी ने पोल रैलीज में बात करते हैं, सबको विशेषज्ञ करना हो, नरेंद्र मोदी इज अ मैन ऑफ डेवलपमेंट। इसीलिए तो कल नरेंद्र मोदी ने एक नया श्लोक दिया है एनडीए का, न्यू डेवलपमेंट जो अलायंस का इंटरेस्ट ट्विस्ट दिया है, प्लस राजनीतिक रूप में एक ही मिनट ले। बिल्कुल, एस्पिरेशनल इंडिया का भी उन्होंने जिक्र किया। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रोफेसर अंशु, जिस तरह से हमने देखा कि 2014 की बात हो, 2019 की बात हो और अब 2024, एक बार फिर से हमारे जो पड़ोसी मुल्क के जो लीडर्स हैं उनको एक बार फिर से आमंत्रित किया गया और वो फिर आ भी रहे हैं, कुछ नेता तो पहुंच भी चुके हैं। ये इसके जरिए भारत की सरकार क्या मैसेज देना चाहती है, न सिर्फ पड़ोस के देशों को बल्कि ग्लोबली क्या कुछ इससे मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? सर्वप्रथम तो मैं दूरदर्शन के माध्यम से माननीय मोदी जी को बधाई देना चाहती हूँ। उन्होंने इतिहास रचा है। कल वो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विकसित भारत के उद्देश्य के साथ उन्होंने ये चुनाव लड़ा था और हम देख रहे हैं कि कैसे लगातार 2014 फिर 2019 और अब भारत की जो विदेश नीति है उसको हमने बहुत डायनामिक होते हुए देखा, उसको हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहे जाते देखा और उसी का कंटिन्यूएशन अब हम देखेंगे, वो जारी रहेगी। इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है। जो हमारे आसपास के पड़ोसी देशों के इस समय नेता भारत पधार रहे हैं, कल कुछ और आएंगे, ये एक आपसी सहयोग के माध्यम से विकास का संदेश हमारे प्रधानमंत्री दे रहे हैं, क्योंकि पहले भी हमने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात अपनी विदेश नीति में बार बार की और जब हम अपने आसपास के पड़ोसी देशों की ओर नजर डालते हैं तो यहाँ कुछ चुनौतियां भी हैं और संभावनाएं भी हैं। जैसे मैंने अभी खबर देखी कि कल मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मुइज्जू, वो भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। ये बहुत प्रसन्नता की बात है, क्योंकि पिछले महीनों में हमने देखा कि कैसे मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और मालदीव्स के संबंधों में खटास सी आई थी और कल उन्होंने इस समारोह का हिस्सा बनना स्वीकार किया। बड़ी अच्छी बात है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को हम आते हुए देख सकते हैं, तो चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, फिर चाहे हम अपने इंडियन ओशन रीजन के आसपास पाकिस्तान और चाइना को इनवाइट नहीं किया गया प्रोफेसर अंशु। तो ये जो मैं चुनौतियों की बात कर रही हूँ, ये हमें चीन से ही आती हुई विगत 10 वर्षों में दिखाई पड़ी है और अपने जो आसपास के पड़ोसी मुल्क हैं, किस तरह से डेट डिप्लोमेसी का, किस तरह से एक विकास के नाम पर पैसा देने की बात करके और पैसा दे करके किस तरह से चीन ने अलग अलग जो कूटनीतिक षड्यंत्र रचे, उसे भारत ने बहुत अच्छे से देखा। तो एक सीधा जो एक सीमाओं पर खतरा है चीन से, लेकिन जब हम इनडायरेक्टली देखते हैं तो इन देशों के माध्यम से चीन ने, जैसे आप हिंद महासागर की बार बार बात कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र को स्टेबल और न्यूट्रल बनाए रखने के लिए, क्योंकि यहाँ चीन बार बार विस्तारवादी नीतियों का सहारा ले रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने 2015 के बाद ये सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की इस इनिशिएटिव को शुरू किया था। मैं चूंकि इसके और भी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, चूंकि कल एक बार शपथ ग्रहण हो जाए, फिर उसके बाद और भी इस पर बातें होंगी, लेकिन मेरा सवाल प्रोफेसर अंशु ये भी रहेगा कि क्या इस तरह से जो इनवाइट किया गया, इन सातों जो पड़ोसी मुल्क हिंद महासागर के उन तमाम नेताओं को बुलाया गया है, ये भारत की जो डॉक्ट्रिन रही है, सागर डॉक्ट्रिन, उसके अनुकूल तो है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये भारत के लिए भी जरूरी है कि जिस तरह से हिंद महासागर बिल्कुल केंद्र में आ गया है जियोपॉलिटिक्स में, उस लिहाज से इन तमाम नेताओं को इनवाइट करना बहुत जरूरी था?
बहुत आवश्यक है। आप अभी हाल फिलहाल पूरे वैश्विक राजनीति की एक आप झलक देखिए, तो हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन युद्ध एक और समाप्त नहीं हो रहा है, दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि इजराइल हमास संघर्ष समाप्त नहीं हो रहा है। तो कम से कम हमारे क्षेत्र में और विशेषकर हिंद महासागर क्षेत्र में जो सामरिक और व्यापार दोनों ही दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो हमारे भारत भी इसका एक हिस्सा है। तो ये जो तमाम हिंद महासागर से जुड़े हुए देश हैं, इनको साथ में रखना इस क्षेत्र की स्टेबिलिटी, इस क्षेत्र की न्यूट्रलिटी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और इसीलिए मुझे लगता है कि भारत ने कल इस समारोह में शिरकत करने के लिए इन तमाम नेताओं को आमंत्रित किया है। ठीक है राजगोपालन जी, पॉलिसी के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक, राजगोपालन जी, कल का दिन जैसा कि हमने कहा कि बहुत ही ऐतिहासिक होने जा, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसे में जैसा कि हमने कहा कि जो विजन कल उन्होंने सेंट्रल हॉल में कहा कि जो एनडीए है, जो पूरा ये गठबंधन है, वो सुशासन का, गुड गवर्नेंस का पर्याय है। क्या आपको लगता है कि इस तरह से अब जबकि गठबंधन के जरिए ये सरकार चलेगी, कितना जरूरी हो जाता है ये गुड गवर्नेंस, और तब जबकि हम लोगों तक विकास के रास्ते के जरिए हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? मिश्रा जी, कल जो प्रधानमंत्री ने भाषण करने टाइम पर यह भी बताया है कोरोना टाइम पर कितना भी महत्व था। नॉट ओनली दैट, आप डिजिटल ट्रांजैक्शन यूपीआई का कितना कितना विस्तार से नरेंद्र मोदी ने कल व्याख्यान दिया है। नॉट ओनली दैट, कल जितना लोग आ रहे हैं उस देशों से, इंडिया से आप एकदम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इतना दूर तक गया है। आप यूपीआई पेटीएम कर सकते हैं दिल्ली से एकदम श्रीलंका का, सेशल्स का, मालदीव ऐसे देश को करे। रिजर्व बैंक ने अच्छा सुविधा दिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे जैसे मैडम जेएनयू मैडम ने अभी बोल रही थी, अब विश्वास से जो विदेश नीति का, नॉट ओनली मिश्रा जी, जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आया नरेंद्र मोदी ने, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और कमेंट, चूंकि समय की कमी है राजगोपाल जी, एक और कमेंट आपसे चाहूंगा बहुत संक्षेप में। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि चाहे वो किसी भी दल के नेता हों, हम सबके साथ बराबरी का जो संबंध स्थापित करेंगे, मेरे लिए सब बराबर होंगे सदन में। इसी नरेंद्र मोदी ने भी कल एकदम सबको साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सब मोदी साहब ने एक, ये तो मूल मंत्र है। 10 साल से नरेंद्र मोदी कहते आ रहे हैं। नॉट ओनली दैट भैया, जो भी फर्स्ट टाइम एमपीस है मुझसे मिल लो, आई एम अवेलेबल फॉर 24/7, ये भी कहा था प्रधानमंत्री ने। जो भी नए विपक्ष का हो, सत्ता पक्ष का हो, तो कई बार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता था कि आप हमें साथ लेकर नहीं चलते, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कल कह दिया कि चाहे वो किसी भी दल के जनप्रतिनिधि हो, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सबके साथ बराबरी की हिस्सेदारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजगोपालन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रोफेसर अंशु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो, तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कुछ दूसरी अहम खबरें। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन के लिए कांग्रेस में भी आज बैठकों का दौर जारी रहा, और इसी कड़ी में संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में सोनिया गांधी को सर्वसम्मति से पार्टी के संसदीय दल का अध्यक्ष चुना गया।
बैठक के दौरान कांग्रेस पार्टी की ओर से आगामी लोकसभा के कार्यकाल के लिए पार्टी की भूमिका को लेकर भी चर्चा की गई। और इससे पहले कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की भी बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हुई बैठक में चुनावी नतीजों पर मंथन हुआ। बैठक में राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी और विपक्ष के नेता का पद संभालना चाहिए, इस विषय पर भी काफी विस्तार से मंथन किया गया। और बैठक के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति के साथ एक प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद स्वीकार करने का रिक्वेस्ट किया है। वहीं इस बारे में राहुल गांधी ने सोचने के लिए समय मांगा है। Congress Working Committee unanimously passed the resolution requesting Rahul Gandhi ji to accept the position of Leader of Opposition in the Lok Sabha. He replied that he will think about it. और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि नीट 2024 की परीक्षा के मुद्दे पर एनटीए की ओर से उनके डीजी सुबोध कुमार सिंह ने प्रेस को आज संबोधित करते हुए छात्रों की तमाम शिकायतों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कमेटी ने बैठक की और केंद्र और तमाम जो सेंटर्स थे उनके और सीसीटीवी के सभी विवरणों का अध्ययन किया गया। पूरे देश में इस परीक्षा की अखंडता से समझौता नहीं किया गया है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, पूरी परीक्षा प्रक्रिया बहुत ही ट्रांसपेरेंट रही है। उन्होंने कहा कि आगे कमेटी इस मामले की पूरी जांच कर रही है। हम लोगों ने पूरा एक कमेटी बना के एक्सपर्ट का एनालाइज किया और उनके ग्रीवांसेस एड्रेस किए कि जिससे जो 23 लाख कैंडिडेट्स हैं उनका भी इशू ना हो और जो इतने कैंडिडेट्स हैं उनके भी इशू ना हो। हमने ग्रीवांस एड्रेसल कमेटी बनाई थी, उसने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको जो है एक हाई पावर्ड कमेटी एनालाइज कर ले। तो एक हमने कमेटी बनाई है, उस कमेटी की वो कमेटी इनको एक बार फिर से देख लेगी कि जो इनके ग्रीवांसेस थे 1600 कैंडिडेट्स के उनके भी ग्रीवांसेस ना रहें और जो 23 लाख लोगों के मन में हैं कि काफ़ी सारे टॉपर्स आ गए, ये आ गए, तो इनके भी इशूज वो ना हों। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक यानी कि डीजी सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि परीक्षा नतीजों की तिथि को लेकर, उस डेट को लेकर एनटीए ने शुरू से ही बेहद पारदर्शी रवैया अपनाया, जिसे लेकर कोई भी संशय की स्थिति नहीं रही। हमारा जो सिस्टम है, जो रिजल्ट प्रिपेयर हो जाता है तो वी अनाउंस इट। पहले भी एग्जाम में जैसे जेई में भी हमने जो डेट, पहले एनटीए में कभी डेट नहीं होती थी कि किस डेट को करेंगे। इस साल से हमने ये किया कि एक अपने लिए एक आउटर टारगेट रखते हैं कि इस तारीख तक डिक्लेयर होगा, सो दैट एवरीबडी नोज कि दे कैन प्लान आफ्टर दैट वेदर द एडमिशन द कॉलेजेज और व्हाटएवर। तो एक हम उसके लिए आउटर डेट देते हैं। पहले भी हमारी अभी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं एफर्ट्स रहता है कि जेई का हमने 11 दिन में किया, सेशन 1 का, और सेशन 2 में जिसमें 1 भी रहता है उसका 15 दिन में किया। तो इट इज़ नॉट कि वो किया। दूसरा जो है जो हमने किया उसमें सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। वे जितनी भी इन्फॉर्मेशन आ रही सोशल मीडिया से हमारी प्रेस रिलीज से ही आ रही है। तो वी हैव नथिंग टू हाइड वेदर इट इज ऑन दिस डेट और दैट डेट। तो इट वॉज रेडी ऑन दैट डेट, सो वी अनाउंस्ड ऑन दैट डेट। और ग्रेस मार्क्स पर स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि समिति को पता चला कि कुछ सेंटर्स पर समय की बर्बादी हुई और इसलिए छात्रों को इसके लिए कंपेंसेशन दिया जाना चाहिए, मुआवजा दिया जाना चाहिए। और इसके कारण कुछ छात्रों की चिंताएं सामने आई क्योंकि कुछ उम्मीदवारों को 718 और 719 अंक मिले और 6 उम्मीदवार टॉपर बन गए। कमेटी ने सोचा कि वे शिकायतों को दूर कर सकते हैं और छात्रों को मुआवजा दे सकते हैं, इसलिए कुछ छात्रों के अंक बढ़ा दिए गए। हमने सभी चीजों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया और परिणाम जारी किए। 4750 केंद्रों में से ये समस्या सिर्फ 6 केंद्रों तक ही सीमित थी और 24 लाख छात्रों में से केवल 1600 छात्रों को ही इस समस्या का सामना करना पड़ा। इस साल सबसे कम जो है केवल एक क्वेश्चन चैलेंज हुआ, मतलब एक क्वेश्चन अफेक्ट हुआ। 1563 बच्चों का हमने वो किया, तो इनके जो मार्क्स रिवाइज होके भी कई बच्चों के मार्क्स जैसे नेगेटिव में थे तो नेगेटिव से नेगेटिव में ही रहे, -20 रहे, और कुछ बच्चों के मतलब टॉपर साइड में आ गए। और इनका जो 1563 का है उसमें से 790 बच्चे क्वालिफाई किए।
केवल एक सेंटर पे इतना क्यों आया, तो उस सेंटर को भी हमने एनालाइज किया। उसका जो एवरेज मार्क्स थे वो 235 थे, मतलब जो 23 लाख बच्चों का एवरेज है उससे उनका ज़्यादा था। तो कहने का मतलब रिलेटिवली दी स्टूडेंट्स वहाँ पे बेटर थे, जो मतलब हाई स्कोर कर सकते थे। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए खुद एनटीए के जो महानिदेशक हैं सुबोध कुमार सिंह जी, वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपकी समझ के लिए, आपकी जानकारी के लिए सुबोध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत डीडी न्यूज़ के स्टूडियो में। सर, सबसे पहले मेरा सवाल यही, और जिस बात को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं कि क्या क्वेश्चन पेपर लीक हुए, एक तो ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरा सवाल कि ये कि जो तारीख थी रिजल्ट आने की वो था 14 जून, उसको 10 दिन पहले ही जारी कर दिया गया। इसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। एक एक करके मुझे लगता है कि दूरदर्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप जो बातें रखेंगे वो दूर दूर तक पहुंचेगी। क्या कुछ स्पष्टीकरण आप देना चाहेंगे? सबसे पहले यही कि क्या क्वेश्चन पेपर लीक हुए, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। कि हमने जब स्थिति आई थी 4-5 मई को जब एग्ज़ाम हुआ था, तो एक राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक इशू आया था कि वहाँ पे इंग्लिश हिंदी मीडियम का डिस्ट्रीब्यूशन का गलत हुआ था। तो कुछ बच्चे बाहर आ गए थे करीब 4 बजे के बाद में, और उसमें से किसी बच्चे ने पेपर डाला था। उसके लिए हमने फिर क्लैरिफिकेशन उसी दिन इशू किया था कि चूँकि सभी जगह पे 2 बजे से एग्ज़ाम शुरू हो गया है और बाद में कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकती है, तो ये पेपर लीक की कैटेगरी में नहीं है। और उसके बाद फिर हमने जब ये इशू आया कुछ सिटीज़ से, पटना से और भी सिटीज़ से, हमने क्लैरिफाई किया कि हमारी जो रिपोर्ट्स हैं और जो हमारे सेंटर्स की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से भी सब जगह एग्ज़ाम पूरी इंटीग्रिटी के साथ हुए और कहीं पे पेपर लीक जैसी कोई शिकायत नहीं आई है। और उसको हमने बार बार स्पष्टीकरण किया है कि पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं हुई है। ठीक, स्पष्ट तौर पर एनटीए के डीजी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पेपर लीक की जो बात है उसमें कोई सत्यता नहीं है, वो बेबुनियाद बातें हैं। दूसरी बात जो आ रही है सर निकल कर, जो लोग जानना चाह रहे हैं, जिसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कट ऑफ मार्क्स को बहुत ज़्यादा रखा गया। हर साल हम लोग जो है, हमारा जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी होता है उसमें लिखा होता है कि कितना कट ऑफ होना चाहिए। तो अलग अलग अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50th परसेंटाइल है, कुछ रिजर्व कैटेगरी के लिए 40th परसेंटाइल है। तो उस परसेंटाइल के ऊपर जितने बच्चे होते हैं वो क्वालिफाइड माने जाते हैं। ये एक हम पहले से ही डिक्लेयर करते हैं, इसमें कोई वो नया चीज़ नहीं है। तो उसमें जितने बच्चे आते हैं वो क्वालिफाई हो गए, तो उस परसेंटाइल पे जो मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे कट ऑफ बनता है। तो इस साल जैसे करीब 13 लाख लोग क्वालिफाई किए, तो 56% बच्चे क्वालिफाई किए। अब ये जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं ये कई सारी पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है कि उस साल के पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, उस साल कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए, उस साल जो डिफ़िकल्टी लेवल और इन सब चीज़ों को देखते हुए जो डिसाइड होता है। तो इस साल जो है करीब पिछले साल से 16% ज़्यादा कैंडिडेट अपीयर हुए। और इस साल एक और चीज़ हुई थी कि पिछले एग्ज़ाम प्रोसेस के पहले जो है हम लोगों ने सारे बोर्ड्स के साथ, हमने और नेशनल मेडिकल कमीशन ने मिल के, क्योंकि कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि बोर्ड्स का सिलेबस कम कर दिया गया था और नीट में सिलेबस ज़्यादा होता था। तो कई बच्चों को अपना जो 11-12 में नहीं पढ़ते थे उसको भी सिलेबस में होता था, तो उसको फिर उनको अलग से पढ़ना पड़ता था या कोई सहायता लेनी पड़ती थी। तो हम लोगों ने ये अलाइन किया कि जो बोर्ड का सिलेबस है उसी से हमने अपना एनटीए का सिलेबस अलाइन किया। तो उससे करीब 15% टॉपिक्स कम हो गए। तो कहने का मतलब कि जो इस बार क्वेश्चन पेपर थे वो ज़्यादा ईजी थे बनिस्बत लास्ट ईयर के। मतलब कम कोर्स था, कम सिलेबस था, तो ज़्यादा बच्चों ने उसको अच्छे से तैयार कर लिया। ये एक पैरामीटर हो सकता है। और बच्चे ज़्यादा बैठे और पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स आता है। तो ये हर साल वेरी करता है, किसी साल 30 नंबर कम हो जाता है, कहीं 20 नंबर ज़्यादा हो जाता है। पहले भी ऐसे हुआ, अगर आप पिछले 5 साल का देखेंगे तो कट ऑफ मार्क्स हर साल वेरी करते रहता है। ठीक है, अब अगला सवाल ये कि कंपेंसेटरी जो मार्क्स आपकी तरफ से दिया गया वो कैसे दिया गया, किस आधार पर दिया गया? ये क्योंकि हमारा ये एग्ज़ाम 4750 सेंटर पे होता है। नीट का एग्ज़ाम एक सिंगल शिफ्ट में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें
24 लाख बच्चे अपीयर हुए, तो कुछ सेंटर पे उनकी गलती से बच्चों को पूरा 3 घंटे 20 मिनट जो टाइम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। उसको लेके कुछ बच्चे हाई कोर्ट गए, कुछ हमारे पास रिप्रेजेंटेशन दिए। तो उसके लिए हमने एक ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाई। उन कमेटी ने उनके रिप्रेजेंटेशंस को देखा और ये पाया कि इनका टाइम लॉस हुआ है। तो उनका टाइम लॉस को कैसे कंपनसेट किया जाए, उसके दो तरीके होते हैं, या तो हम उनका रीटेस्ट कराएं या फिर उनको किसी फार्मूले के तहत टाइम लॉस को कंपनसेट किए। तो कमेटी ने ये पाया कि 2018 के एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एक टाइम लॉस के हिसाब से लोगों को कंपनसेट किया गया था। तो उस तरीके से अगर करते हैं तो एक इसको अच्छे से किया जा सकता है। तो उस बेसिस पे उन्होंने कि बच्चों की इस तरह से उसको भरपाई की जा सके, बच्चों की जो है दिक्कतें भी नहीं हो और एग्जाम ना हो, और उसको कंपनसेट किया गया है। ठीक है, लेकिन उसकी वजह से लोग ये कह रहे हैं कि जो मार्क्स है, जो 720 फुल मार्क्स है, वो फुल मार्क्स जितने बच्चों को मिलना चाहिए अमूमन उससे बहुत ज़्यादा बच्चों को इस बार मिल गए। क्या एक संयोग है? जी, तो इसमें कुछ बच्चे थे जो मतलब टाइम लॉस के पहले भी हाई स्कोरर थे, उनके मार्क्स बढ़ के ज़्यादा हो गए और फुल हो गए। तो ये एक विषय जो है जा रहा है। कुछ बच्चों के 718 719 हो गए। जनरली वो अगर एग्ज़ाम पैटर्न पर देखें तो +4 -1 होता है, तो 718 719 नंबर नहीं होते हैं, लेकिन कंपनसेशन से कोई भी नंबर हो सकता है। तो वो 718 719 हो गए और 6 बच्चों के 720 मार्क्स हो गए। तो इन सब विषय को लेके एक बच्चों के मन में भी संशय है, तो उसको लेके हम लोगों ने एक हाई पावर कमेटी बनाई है कि इस विषय को एक बार फिर से रिविजिट कर लें। और जो ये मामला है लगभग 1600 बच्चों का और 6 सेंटर का विषय है, पूरे 4750 सेंटर्स और 24 लाख बच्चों के विषय के संबंध में। तो ये मामला 6 सेंटर और 1600 बच्चों से संबंधित है। तो इसको एक बार पूरा रिविजिट कर लें और उसके बाद अपनी रिकमेंडेशन दें, जिसके बेसिस पे एनटीए निर्णय ले लें। सुबोध जी, ये बताइए, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जो बच्चे, आप उनके परेशानी को दूर करने के लिए क्या आप कहेंगे कि ये जो परीक्षा हुए हैं, जो रिजल्ट आए हैं, वो कैंसिल नहीं होंगे, और जो कमेटी गठित की गई है वो सिर्फ वहीं 1600 सेंटर्स और जो कुछ बच्चे हैं उनके लिए ही ये कमेटी गठित की गई है? क्योंकि हम लोगों के पास पूरा रिकॉर्ड रहता है, सब जगह का एग्ज़ाम का, वहाँ की रिपोर्ट्स रहती हैं, सीसीटीवी रहता है। उसके बेसिस पे ये पाया गया कि एग्ज़ाम पूरी पारदर्शिता के साथ और इंटीग्रिटी के साथ संपन्न हुआ है। और जो ये 1600 बच्चों का 6 सेंटर का इशू है, इसको एक बार रिविजिट कर लिया जाए और बच्चों के मन में, जो 23 लाख बच्चों ने जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनके मन में भी कोई संशय न रहे, और ये 1600 बच्चे हैं, इनको भी कोई डिसएडवांटेज नहीं हो। तो इस तरीके से एनटीए का पूरा एक व्यू है और इसकी इंटीग्रिटी किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ नहीं हुई है, यही मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ। चलिए, तो इंटीग्रिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन 1600 बच्चों और 6 सेंटर्स की बात की जा रही है, उसके लिए, चूँकि वहाँ तमाम सीसीटीवीज़ हैं, तमाम कुछ हैं, उसके लिए वहाँ पे क्या कुछ किए गए हैं उसको लेकर एक कमेटी गठित कर दी गई है। और कमेटी के रिजल्ट अगर आप बता सकें, कब तक ये अपनी फाइंडिंग्स दे देंगी? कमेटी लगभग 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दे देगी। 1 सप्ताह में रिपोर्ट दे देंगी, तो उसके बाद सब कुछ पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को, जिसको लेकर कि लाखों छात्रों के मन में सवाल थे, आपने उन तमाम सवालों को दूर करने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? अच्छा भैया, किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा।
समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताते हुए सोशल मीडिया अकाउंट एक्स की पोस्ट में लिखा कि श्री रामोजी राव के निधन से भारत ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के एक दिग्गज को खो दिया है। एक नवोन्मेषी उद्यमी, उन्होंने कई उपक्रमों की शुरुआत की जिनमें इनाडू अखबार, ETV समाचार नेटवर्क और रामोजी फिल्म सिटी शामिल हैं। उन्होंने आगे लिखा कि पद्म विभूषण से सम्मानित वे सफल हुए क्योंकि उनका दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से समाज में निहित था। इस उद्योग में उनके योगदान को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए संवेदना प्रकट की। उन्होंने लिखा कि रामोजी राव गारू का निधन बेहद दुखद है। वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय मीडिया में क्रांति लाई। उनके समृद्ध योगदान ने पत्रकारिता और फिल्म की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अपने उल्लेखनीय प्रयासों के माध्यम से उन्होंने मीडिया और मनोरंजन जगत में नवाचार और उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित किए। भारत के विकास के लिए रामोजी राव गारू को जुनून था। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनके ज्ञान से लाभ उठाने के कई अवसर मिले। मैं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति इस कठिन समय में संवेदना व्यक्त करता हूं। पीएम ने अपने पोस्ट में रामोजी राव के साथ एक चित्र भी साझा किया। खबर राजस्थान से है, जहां के किसानों के लिए एक खुशखबरी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए का इजाफा करने की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले के बाद किसान सम्मान निधि की राशि अब 6000 रुपए से बढ़कर 8000 रुपए हो जाएगी। सरकार के इस फैसले पर किसानों ने कहा है कि राजस्थान की भाजपा सरकार का ये फैसला उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इससे किसानों को खाद, बीज, दवाई आदि लाने में काफी मदद मिलेगी। प्रदेश के लगभग 57 लाख किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पर लिखा कि सरकार अन्नदाता उत्थान के संकल्प पर सतत गतिशील है और अन्नदाताओं के सर्वांगीण उन्नयन के लिए संकल्पबद्ध है। और यहां रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DG न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं,
आयुर्वेदिक औषधि है। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बात करेंगे क्रिकेट की। T20 क्रिकेट विश्व कप में रविवार को भारत और पाकिस्तान की टीम न्यूयॉर्क के मैदान पर एक दूसरे के आमने सामने होंगी। यह 8वीं बार होगा जब T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से भिड़ते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि आंकड़ों और प्रदर्शन पर गौर करें तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी दिख रहा है। आप इस रिपोर्ट को देखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। महामुकाबले के लिए तैयार है रोहित शर्मा एंड कंपनी। मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ है तो जाहिर तौर पर भावनाएं उफान पर हैं, लेकिन खेल में भावनाओं का जोर नहीं बल्कि प्रतिभा का शोर असर दिखाता है। आयरलैंड के खिलाफ 8 विकेट से जीत के बाद अब टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ भी इसी रूप को दिखाने के लिए तैयार दिख रही है। वैसे ये 8वीं बार होगा जब भारत और पाकिस्तान T20 विश्व कप में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा की रणनीति शानदार रही है और फिलहाल कप्तान फॉर्म में भी दिख रहे हैं। हालांकि विराट कोहली का आयरलैंड के खिलाफ सस्ते में आउट होना जरूर टीम इंडिया के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं है। मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी पल मैच को बदल सकते हैं। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो जिस तरह से टीम को अपने पहले मुकाबले में अमेरिका के हाथों सुपर ओवर में हार का दंश झेलना पड़ा, वो टीम के लिए एक बड़ा झटका है। पाकिस्तान के लिए ओपनिंग में रिजवान और बाबर आजम हैं, लेकिन T20 में अच्छी स्ट्राइक रेट से दोनों ही दूर दिख रहे हैं। पाकिस्तान के पास फखर जमा, आजम खान, सैम अयूब और शादाब खान जैसे बल्लेबाज हैं। गेंदबाजी पाकिस्तान की ताकत रही है। शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और हारिस रऊफ जैसे गेंदबाज हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक T20 विश्व कप में 7 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें से 6 बार भारत ने और 1 बार पाकिस्तान ने बाजी मारी है। बहरहाल अब न्यूयॉर्क की फिजा में जीत किस ओर जाती है, यही बात इस मुकाबले के रोमांच के पारे को पल पल बढ़ाएगी। न्यूयॉर्क से तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, TD न्यूज। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। MDH गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी किचन किंग मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, गोल्डी मसाले। और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।